दक्षिण भारत का इतिहास। अक्सर जब ये सुनते हैं तो जहन में सिर्फ लड़ाइयों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये कहानी है कला की, संस्कृति की और उन महान राजवंशों की जो आए, छाए और फिर इतिहास बन गए। तो चलिए इस पूरी जटिल कहानी को मिलकर आसान बनाते हैं। सदियों तक इस सवाल का जवाब सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरा गया और कविताओं में गाया गया। यहाँ एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजवंश थे जो वर्चस्व के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे और अपनी एक छाप छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उस बड़ी शक्ति से जिसने इस पूरे खेल के लिए स्टेज तैयार किया, और वो थे पल्लव। तो ये जो पल्लव राजवंश था, इसकी नींव रखी थी सिंहविष्णु ने। वो वैष्णव धर्म को मानते थे। उन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया, और कांची सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं था, नहीं, वो कला और शिक्षा का, मतलब कल्चर का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। और सिंहविष्णु के ही दरबार में महान कवि भारवी ने किरातार्जुनीयम जैसा महाकाव्य लिखा। यहीं से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न शुरू होता है। राजा लोग सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर नहीं दिखाते थे, बल्कि कवियों और कलाकारों को अपने दरबार में रखकर अपना रुतबा भी बढ़ाते थे। मतलब ताकत और कला, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, और यही इस दौर की पहचान बन। लेकिन जाहिर है, जब एक शक्ति ऊपर उठती है तो उसे चुनौती देने वाले भी आ जाते हैं। पल्लवों के लिए ये चुनौती बनकर आए बादामी के चालुक्य, और यहीं से शुरू हुई दक्षिण भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक। ये समझ लीजिए कि दो महाशक्तियों की टक्कर थी। एक तरफ कांची से राज करने वाले पल्लव और दूसरी तरफ बादामी से राज करने वाले चालुक्य। इस टकराव की शुरुआत हुई पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम के समय, और इसने अगली पूरी सदी का इतिहास लिखकर रख दिया। और इस राइवलरी में भाई ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। ये देखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पहले उत्तर के महान सम्राट हर्ष तक को हरा दिया और परमेश्वर का टाइटल लिया। लेकिन फिर कहानी पलट गई। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने ऐसा बदला लिया कि उन्होंने चालुक्यों की राजधानी बादामी को ही तहस नहस कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। मतलब पूरा सिनेमैटिक बैक एंड फोर्थ चल रहा था। और ये जो ऐहोल अभिलेख है ना, ये हमें पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर जीत के बारे में बताता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, समझिए, ये इस बात का सबूत था कि चालुक्य कितने ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने उत्तर भारत के इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में रोक दिया था। एक तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि दक्षिण किसी भी मामले में कम नहीं है। और फिर बदला लेने की बारी आई पल्लवों की। नरसिंहवर्मन प्रथम ने सिर्फ चालुक्यों की राजधानी को ही नहीं जीता, बल्कि अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए महाबलीपुरम में वो मशहूर रथ मंदिर बनवाए। यही तो वो खास बात है, हर जीत के बाद कुछ ऐसा बनाया जाता था जो हमेशा के लिए रह जाए। मिलिट्री विक्ट्रीज को आर्किटेक्चरल लेगेसी में बदल दिया जाता था। तो एक तरफ पल्लव और चालुक्य आपस में उलझे हुए थे, और तभी सीन में एंट्री होती है एक नई ताकत की, राष्ट्रकूट। और इनका एम्बिशन सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं था, नहीं, इनकी नजरें तो पूरे भारत पर थी। राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराकर अपनी शुरुआत की, तो जाहिर है पल्लवों से दुश्मनी तो इन्हें विरासत में ही मिल गई। लेकिन इन्होंने अपना लक्ष्य और भी बड़ा रखा। इनका अल्टीमेट प्राइज था कन्नौज। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का पावर सेंटर हुआ करता था। और बस यहीं से शुरू हुआ इतिहास का मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब एक तीन तरफा लड़ाई। एक तरफ दक्षिण से राष्ट्रकूट, पूर्व से पाल और पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार। तीनों कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे, और इस लड़ाई में राष्ट्रकूटों ने दिखा दिया कि अब दक्षिण की पावर पूरे सबकॉन्टिनेंट पर असर डालने वाली है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, जानते हैं? ये जो लगातार लड़ाइयों का दौर था ना, इसी ने पैराडॉक्सिकली भारत के इतिहास के सबसे क्रिएटिव पीरियड्स में से एक को जन्म दिया। मतलब ये राजा सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे, वो बहुत बड़े पेट्रन ऑफ आर्ट्स भी थे। चाहे वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम का बनवाया एलोरा का कैलाश मंदिर हो, या अमोघ वर्ष का लिखा कन्नड़ महाकाव्य कवि राजमार्ग, यहाँ तक कि पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम ने खुद एक नाटक लिख डाला। इससे पता चलता है कि वो जानते थे कि असली विरासत तलवार से नहीं बल्कि कला और ज्ञान से बनती है। इन राजाओं के जो दरबार थे वो क्रिएटिविटी और लर्निंग के सेंटर्स बन गए थे। जैसे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार को ही ले लीजिए, जहां दंडिन जैसे विद्वान ने दशकुमार चरित लिखा। ये दरबार एक तरह से मैग्नेट थे जो उस जमाने के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को अपनी ओर खींचते थे। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता।
इतनी लड़ाइयों और इतने विस्तार के बाद ये बड़ी बड़ी सल्तनतें अंदर से कमजोर होने लगी, और जब भी कोई बड़ी शक्ति बिखरती है तो एक नया पॉलिटिकल मैप बनना शुरू हो जाता है। तो पुराने साम्राज्यों के खंडरों पर कई नए छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए, जैसे मालवा में परमार, गुजरात में सोलंकी और बुंदेलखंड में चंदेल, जिन्होंने खजुराहो के वो अद्भुत मंदिर बनवाए। मतलब पावर फ्रैगमेंट हो रही थी। तो ये सब हमें दक्षिण भारत के इतिहास के एक कोर आइडिया पर लेकर आता है। इन राजवंशों की कहानी असल में एक साइकिल है। एक बड़ी शक्ति उभरती है, फिर उसकी दूसरों से जबरदस्त राइवलरी होती है, फिर वो टूट के बिखर जाती है, और फिर उसकी जगह नई शक्तियां ले लेती हैं। पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सबके साथ यही हुआ। ये दिखाता है कि सत्ता कभी परमानेंट नहीं होती, ये हमेशा बदलती रहती है। तो लड़ाइयों के इस पूरे शोर शराबे में आखिर में क्या बचता है? शायद कला। साम्राज्य तो आए और चले गए, लेकिन उनके बनाए मंदिर, उनका साहित्य, उनके विचार, वो आज भी जिंदा हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो हजारों साल बाद भी हमारे कल्चर का हिस्सा है, और शायद लड़ाइयों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है।